अब हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 1 यानी रियल नंबर एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन किए थे और उसमें बहुत छोटे छोटे चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, ठीक है ना। और उसी आधार पर हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के जो कि एनसीईआरटी चैप्टर 1 का है उसके क्वेश्चन को ईच एंड एवरी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला एक्सरसाइज 1.3 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट, साबित कीजिए √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है ना। यदि आपने एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा है तो ये आपके लिए आसान है। अगर आपने एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया उसे पहले देख ले, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। क्वेश्चन में कह रहा है कि साबित करके दिखाइए कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। आ रहा है बात समझ में ना। तो सबसे पहले इरेशनलिटी को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो दिया हो रहता है उसको हम लोग मान लेते हैं कि यह रैशनल नंबर में है। तो यहाँ लिखेंगे सपोज √5 इज रैशनल नंबर। मान लेते हैं कि √5 क्या है, रैशनल नंबर में है। जब √5 रैशनल नंबर माने हैं इसका मतलब यह हुआ कि √5 जो है वो p/q के रूप में होगा और यहाँ q जो नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होगा। और p और q के बारे में और क्या लिख सकते हैं, p एंड q आर इंटीजर्स। p एंड क्या है, q इंटीजर्स है, ठीक है ना। हैविंग नो एनी कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। समझ में आ रहा बात ना। कह रहा है कि जब √5 को हम लोग रैशनल नंबर माने हैं इसका मतलब √5 को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी रैशनल नंबर को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो मान लिया कि √5 बराबर क्या है, p/q है। और रैशनल नंबर होने का कंडीशन क्या होता है, रैशनल नंबर होने का कंडीशन क्या होता है, p और q जो भी है p और q में, ठीक है ना, वो हमेशा क्या होता है, रैशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, ठीक है ना। मतलब p और p/q जो होगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। इसका मतलब यह हुआ कि p और q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा एक को छोड़कर, ठीक है ना। तो देख वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है कि √5 जो है वो p/q के बराबर है, q 0 के बराबर नहीं हो सकता है और p एंड q आर इंटीजर हैविंग नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब p और q के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक को छोड़कर। उसके बाद लिखते हैं, अब देखिए चूंकि √5 इज इक्वल टू p/q है तो इसके दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, इसके दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जैसे ही स्क्वायर इसके दोनों तरफ करेंगे तो इधर √5 का होल स्क्वायर आ जाएगा और इधर p/q का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। जब √5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा और p/q का होल स्क्वायर करेंगे तो p का स्क्वायर/q का स्क्वायर आएगा। आया बात समझ में ना। अब यहाँ देखिए p/q का स्क्वायर, तो यहाँ q स्क्वायर जो है वो डिवाइड के रूप में है। जब बराबर के इधर आएगा तो 5 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा बात ना। तो यहाँ पर ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो q स्क्वायर यहाँ डिवाइड में था, जैसे ही बराबर के इधर आया यानी 5 के तरफ तो गुना में हो गया q स्क्वायर और इधर बच गया p का स्क्वायर। इधर क्या बच गया, p का स्क्वायर। आ रहा है बात समझ में ना। अब देखिए हम चाह रहे हैं कि 5 यहाँ न रहकर इस तरफ आए, बराबर के तरफ आए, तो 5 q स्क्वायर के साथ किसके रूप में है, मल्टीप्लाई के रूप में। तो 5 जब बराबर के उधर जाएगा तो यहाँ q स्क्वायर बच जाएगा और 5 गुना के रूप में और बराबर के उस साइड जाएगा, ठीक है ना, बराबर के
उस साइड जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो यहाँ पी स्क्वायर बाई 5 है, पी स्क्वायर बाई 5 है, इसका मतलब पी स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, तो यही चीज लिखेंगे हियर 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, ठीक है ना, देन ठीक है ना, 5 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब 5 केवल पी को भी डिवाइड करेगा, देन 5 ऑल्सो डिवाइड पी, ठीक है ना, और इसको 1 मान लेंगे। यहाँ 1 से हमें क्या पता चल रहा है कि 5 जो है वो p को डिवाइड करता है, ठीक है ना, 5 जो है वो क्या करता है, p को डिवाइड करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से समझ में आया बात ना, स्पेस नहीं रहने के कारण मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए तो अब यहाँ पर मान लीजिए कि लेट, अब क्या करना है, लेट p बराबर क्या मान लेना है, 5m, लेट p बराबर क्या मान लेना है, 5m, चूंकि यहाँ m जो है वो कुछ इंटीजर होगा, m इज सम इंटीजर, m यहाँ क्या है, कुछ इंटीजर है, ठीक है ना, सम इंटीजर, p बराबर 5m और यहाँ m जो है वो कुछ इंटीजर है, मान लिए हैं कि p बराबर 5m है, ठीक है ना। अब आप बोलिएगा कि सर p बराबर हम 5m ही क्यों माने, क्योंकि यहाँ देखिए p स्क्वायर के नीचे क्या है, p स्क्वायर को किससे डिवाइड किया गया, 5 से, इसीलिए p बराबर हम लोग 5m माने हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि 2 रहता, p स्क्वायर बाई 2 रहता, तो यहाँ हम लोग p बराबर 2m मानते हैं, ठीक है ना। ये सब आपको एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन में सिखा चुके हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग मानेंगे कि लेट p इज इक्वल टू 5m और m इज सम इंटीजर। जैसे ही हम लोग p मानेंगे और इस p के जगह पर 5m का वैल्यू रखेंगे, तो देखिए तो क्या आ रहा है, तो इधर तो q स्क्वायर रहेगा ही, ठीक है ना। अब चूंकि p का स्क्वायर है तो p बराबर हम लोग क्या मान लिए, 5m, तो p का स्क्वायर है तो 5m का यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि p बराबर हम लोग 5 माने हैं और यहाँ p का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 5m का होल स्क्वायर कह सकते हैं, और बटा में क्या है, 5 है, क्या है, 5 है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा, 5m का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, और m का स्क्वायर तो m का स्क्वायर ही रहेगा, नीचे 5 हो जाएगा। 25 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, इसका मतलब 5m स्क्वायर। समझ में आ रहा है बात ना। हम देखिए तो q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर आया, q स्क्वायर बराबर क्या आया, 5m स्क्वायर आया। इसका मतलब जब q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर है तो हम लोग 5m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर नहीं कह सकते हैं। जब q स्क्वायर खुद 5m स्क्वायर के बराबर है तो 5m स्क्वायर भी q स्क्वायर के बराबर होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ 5m स्क्वायर मतलब 5 और m के बीच में मल्टीप्लाई है, यानी 5 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम ये 5 जब बराबर के उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से 5 को बराबर के उधर भेजते हैं तो q स्क्वायर बाई 5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में था 5, जैसे ही बराबर के उधर आया डिवाइड में आ गया। अब यहाँ आप देख रहे होंगे q स्क्वायर बाई 5, मतलब आपको समझ में आता होगा इस चीज़ को देखकर कि ये जो 5 है, ठीक है ना, q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 5 जो है वो q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो यही चीज़ यहाँ लिख सकते हैं, हियर 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, देन, ठीक है ना, देन 5 ऑल्सो डिवाइड्स, देन 5 ऑल्सो डिवाइड, 5 जो है 5 ऑल्सो डिवाइड q, जब q स्क्वायर को 5 डिवाइड करा, इसका मतलब 5 जो है वो q को भी डिवाइड करेगा, इसको हम लोग 2 मान लिए। तो 1 से हमें पता चलता है, 1 से हमें हियर 5 डिवाइड p स्क्वायर देन 5 ऑल्सो डिवाइड p, 1 से हमें क्या पता चलता है कि p को कौन डिवाइड करता है, 5, और 2 से हमें क्या पता चलता है, 5 ऑल्सो डिवाइड q, और q को कौन डिवाइड करता है, 5, यानी यहाँ जो हम माने थे p एंड q, ठीक है ना, इन दोनों को 5 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब p और q के बीच कुछ कॉमन फैक्टर है, वो
5 है, तभी तो ये 5 p को भी डिवाइड कर रहा है और q को भी डिवाइड कर रहा है, क्योंकि 1 से और 2 से तो हमें यही प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम लोग देखें कि 1 से हमें क्या प्राप्त हुआ, ये जो 5 है वो p को भी डिवाइड कर रहा है और q को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब p और q के पास कुछ फैक्टर है, लेकिन हमारे पास क्या मौजूद है, हमने पहले ही आपको यहाँ पर लिख के बता दिया गया है कि p और q के पास एक के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है। और यहाँ 1 और 2 से हमें प्राप्त हो रहा है कि p और q के पास कुछ कॉमन फैक्टर हैं, कुछ कॉमन फैक्टर हैं। तो इस आधार पर लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 we can easily say that, हम लोग आसानी से कह सकते हैं, ठीक है ना, कि P and Q have some common factor। P and Q के पास कुछ क्या है, कॉमन फैक्टर है, ठीक है ना। और ये जो हम लोग स्टेटमेंट लिखे, ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। यहाँ 1 और 2 से हमें प्राप्त हो रहा है कि P और Q के पास कुछ कॉमन फैक्टर है, बट यहाँ जो फैक्ट है वो यहाँ पर बता रहा है P और Q के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, एक को छोड़कर। मतलब ये जो स्टेटमेंट हम लिखे हैं, ये वाला स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। और यही चीज़ हम लोग यहाँ लिखेंगे, ये वाला स्टेटमेंट, मतलब this contradict the fact that P and Q have no any common factor other than 1। ये वाला स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, विरोध कर रहा है कि P एंड Q के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, एक को छोड़कर। तो ये भाई ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट विरोध कर रहा है इस स्टेटमेंट का है। तो यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है ना, यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है, ठीक है ना, कि एक बोल रहा है कि है और एक बोल रहा है कि नहीं है। ये यहाँ पर क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, इसका मतलब कुछ गलत है। तो लिखेंगे, ठीक है ना, दिस कॉन्ट्राडिक्शन। और ये विरोधाभास कहाँ से हमें मिल रहा है, ये विरोधाभास हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है, जब हम √5 को रैशनल नंबर बोले हैं तभी ना ये विरोधाभास हमें प्राप्त हो रहा है। अगर √5 को रैशनल नंबर नहीं बोलते तो ये विरोधाभास हमें देखने के लिए नहीं मिलता। समझ में आ रहा है ना। तो यही लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises by assuming that √5 is rational number। √5 क्या है, रैशनल नंबर है। यही √5 को रैशनल नंबर मानने पर ही ये विरोधाभास हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब जो हम लोग माने हैं, एजम्पशन किए हैं, वो क्या है, गलत है, ठीक है ना। इसलिए, ठीक है ना, यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए जब विरोधाभास मानने पर ही विरोध मिल रहा है, इसका मतलब जो हम लोग माने हैं वो गलत है। जो हम लोग स्टेटमेंट माने हैं ना कि √5 जो है वो रैशनल नंबर है, वो गलत है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट।
आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट, ठीक है ना, हमारा एजम्पशन क्या है वो गलत है। और एजम्पशन क्या था कि √5 क्या है, रैशनल नंबर है, मतलब जो हम लोग रैशनल नंबर माने थे √5 को, वो क्या है, गलत है। तो यहाँ पर लिखे हैं आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट, हेंस जब √5 रैशनल नंबर है ही नहीं तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो हम लोग यहाँ आसानी से लिख सकते हैं हेंस √5 इज इरेशनल नंबर। √5 क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, और ये आपका प्रूव्ड हो गया, साबित हो गया। यही ना हमें साबित करना था कि √5 क्या था, इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। और यहाँ हम लोग साबित भी करके दिखा दिए कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है प्रूफ दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल, यानी ये जो नंबर है ये 3 + 2 √5 ये क्या है, आपको साबित करना है कि 3 + 2 √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग साबित करते हैं कि 3 + 2 √5 जो है वो इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम लोग सपोज करेंगे, सपोज 3 + 2 √5 इज रैशनल नंबर। मान लेते हैं कि 3 + 2 √5 क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है ना। तो 3 + 2 √5 रैशनल नंबर है, मतलब कोई भी रैशनल नंबर p/q के रूप में रहता है, आपको तो मालूम है, ठीक है ना। तो हम लोग मान लिए कि 3 + 2 √5 क्या है, p/q के रूप में है, और q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। रैशनल नंबर में q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है, और p और q क्या है, p एंड q, p और q के बारे में लिखे हैं, P and Q are integer having no any common factor other than 1। P and Q क्या है, इंटीजर है, और इनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होता है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ से अगर देखें तो, ठीक है ना, यहाँ देखिए, यहाँ 3 क्या है, प्लस में है, जब 3 बराबर के उस साइड जाएगा तो यहाँ पर 2 √5 बच जाएगा, और p/q - 3 हो जाएगा, p/q - 3 हो जाएगा। जब p/q - 3 को सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, देखिए 3 को हम लोग 3/1 लिख सकते हैं, q और 1 का एलसीएम तो q ही होता है, और q को q से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 को p से मल्टीप्लाई करेंगे p आएगा, q को 1 से डिवाइड करेंगे q आएगा, और q को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा बात ना। तो p - 3/q आया, इतना आया। अब यहाँ देखिए, अब ये देखिए तो 2 √5 मतलब क्या, 2 √5 मतलब 2 गुना √5, ठीक है ना। तो ये जो 2 मल्टीप्लाई में है इसको बराबर के इस साइड लेके आते हैं, मतलब p - 3/q के बाद में, ठीक है ना। तो जो मल्टीप्लाई में होता है वो क्या होता है, डिवाइड में हो जाता है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी p - 3/q डिवाइड हम लोग 2 लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो क्या हो गया, डिवाइड में हो गया। तो जब इसको हम लोग p - 3/q डिवाइड को गुना में चेंज करेंगे तो 2 को हम लोग 1/2 लिखेंगे, तो p - 3 गुना 1 तो p - 3 ही रहेगा, ठीक है ना, और q गुना 2 2q कहलाएगा, ठीक है ना। हाँ एक मिनट, क्यों देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, Q1 का एलसीएम Q होता है, और Q को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो Q आएगा, और Q को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3Q हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3Q कर लेते हैं, ठीक है ना। तो P - 3Q बटा Q गुना 1/2 को सॉल्व करेंगे तो P - 3Q आएगा, ठीक है ना। अब देखिए इंटीजर का सिंप्लीफिकेशन प्लस माइनस जोड़ घटाओ, इंटीजर को हम लोग इंटीजर से जोड़ेंगे तो वो इंटीजर ही आएगा, और आपको मालूम है कि जितने भी इंटीजर होते हैं, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो या पॉजिटिव इंटीजर हो, वे सब के सब क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो p - 3q/2q एक प्रकार से क्या हो गया, इंटीजर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे p and q आर
इंटीजर, पी एंड क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है ना। सो देन तब p माइनस 3q बाई 2q, p माइनस 3q बाई 2q, ठीक है ना, ये भी क्या कहलाएगा, इंटीजर ही कहलाएगा। p माइनस 3q बाई 2q क्या कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा। सॉरी, जब p एंड q जो है इंटीजर है तो इंटीजर का सिंप्लीफिकेशन जोड़ घटा गुना भागा वो भी इंटीजर होगा। इसका मतलब और जितने भी इंटीजर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। तो इसको p माइनस 3q बाई 2q इंटीजर है, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं इस पूरे नंबर को कि p माइनस 3q बाई 2q इज रेशनल नंबर। रेशनल, ये क्या है, रेशनल है, ठीक है ना, रेशनल नंबर है। समझ में आ रहा बात ना। तो अब देखिए तो √5 बराबर आया था p माइनस 3q बाई 2, आ रहा है बात समझ में ना। और p माइनस 3q बाई 2 खुद एक रेशनल नंबर है। तो √5 जब रेशनल नंबर के बराबर आ गया तो √5 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, √5 भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो √5 इज रेशनल नंबर, ठीक है ना, रेशनल नंबर। अब यहीं पर विरोध स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग पहले से जानते हैं, पहले से आप लोग सीख चुके हैं, ठीक है ना, कि √5 प्रूफ भी कर चुके हैं कि √5, √3, √7 ये सभी के सभी क्या हैं, इरेशनल नंबर है। बट यहाँ जो आया है √5, ठीक है ना, यहाँ पर आया है मेरा रेशनल नंबर। और ये क्या है, एक विरोधाभास आपको दिख रहा होगा। आप पहले से जानते हैं कि √5 इरेशनल नंबर है और यहाँ पर आया है √5 रैशनल नंबर, ठीक है ना। यहाँ पर विरोध हो गया, ठीक है ना, इसका मतलब कुछ गलत है। तो लिखेंगे ये वाला जो स्टेटमेंट है, ठीक है ना, उसके बारे में लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट जो सच्चाई है, द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल, ठीक है ना। ये वाला जो ये है स्टेटमेंट, या क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है कि √5 इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। √5 क्या है, इरेशनल। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल नंबर। मतलब ये वाला स्टेटमेंट यह कह रहा है कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर नहीं है, √5 रैशनल नंबर में है। अच्छा, ये जो रैशनल और इरेशनल का विरोधाभास आ रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन जो आ रहा है, ठीक है ना, वो क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग ने 3+2√5 को रैशनल नंबर माना था। इसी वजह से एक स्टेटमेंट में आ रहा है कि √5 रैशनल नंबर होता है, जबकि सच्चाई यह है कि √5 इरेशनल नंबर होता है। और ये सब किसके वजह से हो रहा है, जब हम लोग 3+√25 को हम लोग रैशनल नंबर माने थे तभी ना ये गलतफहमी हमारे सामने आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन, फिर लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises by assuming that ठीक है ना, √5 क्या हम लोग माने थे, 3+2√5 इज रैशनल नंबर। यह विरोधाभास क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग ने क्या माना था, 3+2√5 क्या है, रैशनल नंबर है। इसी वजह से ये विरोधाभास हम लोग के सामने आ रहा है। उसी चीज़ को इंग्लिश में लिखा है दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज बाय एज्यूमिंग दैट 3+2√5 इज रैशनल नंबर, ठीक है ना। 3+2√5 को रैशनल नंबर मान लेना ही, एज्यूम कर लेने के कारण ही यह कॉन्ट्राडिक्शन हमारे सामने आ रहा है। समझ में आ रहा बात ना। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन जो है, विरोधाभास है, वो क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग ने 3+2√5 को रैशनल नंबर माना है। अगर 3+2√5 को यहाँ रैशनल नंबर नहीं मानते तो इस तरह का कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास हम लोग के सामने नहीं आता। इसका मतलब जो हम लोग माने हैं 3+2√5 वो क्या है, रैशनल नंबर है, वो क्या है, रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है ना।
3 + 2√5 जो पीछे कुछ बोले थे कि रैशनल नंबर, वो गलत है। यहाँ पर ध्यान से सुनिए, 3 + 2√5 क्या है, रैशनल नंबर है। जो हम लोग माने थे वो क्या है, इनकरेक्ट है। जब 3, ठीक है ना, तो इस चीज़ को फिर दोबारा लिखेंगे, शो 3 + 2√5 इज, ठीक है ना, या ये ना लिखकर डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे शो आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट। इस तरह शो आवर, हमारा माना हुआ क्या हो गया, गलत हो गया। शो आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट। इस तरह से हमारा माना हुआ क्या हो गया, गलत हो गया। जब हम माना हुआ ही मेरा गलत हो गया कि हम लोग क्या माने थे, 3 + 2√5 रैशनल नंबर है, यही गलत हो गया। इसका मतलब 3 + 2√5 रैशनल नंबर नहीं है। 3 + 2√5 रैशनल नंबर नहीं है। जब कोई नंबर रैशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो हम लोग आसानी से कह सकते हैं हेंस, ठीक है ना, 3 + 2√5 इज इरेशनल। इस तरह से 3 + 2√5 को इरेशनल कह सकते हैं। और यही हमें साबित करना था कि 3 + 2√5 क्या है, इरेशनल है, ठीक है ना। ये देखिए प्रूफ हो चुका है, नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट, साबित कीजिए, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। आपको साबित करना है कि नीचे दिए हुए क्वेश्चन वे क्या है, इरेशनल नंबर हैं। तो सबसे पहले हम लोग 1/√2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। किसको सॉल्व करेंगे, 1/√2 को, ठीक है। तो देखिए 1/√2 को हम लोग दिखाएंगे कि 1/√2 क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि हम लोग पीछे प्रूव किए थे और सब क्वेश्चन को, उसी आधार पर इसको भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे सपोज 1/√2 इज रैशनल नंबर। मान लेते हैं कि 1/√2 क्या है, रैशनल नंबर है। तो सपोज यहाँ लिखे हुए हैं, तो जब 1/√2 रैशनल नंबर है तो 1/√2 को हम लोग p/q मान सकते हैं। और यहाँ q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं है। और p और q के बारे में यहाँ कुछ लिखा हुआ है कि p and q आर इंटीजर हैविंग नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यहाँ जो p and q है वो क्या है, इंटीजर है और इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, एक को छोड़कर, ठीक है ना। अब देखिए तो 1/√2 इसका मतलब 1/√2 और √2 क्या है, डिवाइड में है। जैसे ही बराबर के उधर जाएगा तो p/q गुना √2 हो जाएगा। डिवाइड जब उस तरफ जाता है तो मल्टीप्लाई में हो जाता है। अब यहाँ देखिए p/q q क्या है, यहाँ डिवाइड में है। जैसे ही q बराबर के इधर आएगा तो 1 × q हो जाएगा और इधर क्या बच जाएगा, केवल q तो इधर आ गया तो केवल क्या बचा, p गुना √2, p × √2 बच गया। ध्यान दीजिए। अब देखिए, ठीक है ना, अब 1 × q तो q होता है, 1 × q तो q होता है, ठीक है ना। और p इधर गुना में है तो p को बराबर के इधर लेके आए तो डिवाइड में हो जाएगा। समझिए इस चीज को, p √2 के साथ मल्टीप्लाई में है तो p जब बराबर के इधर आएगा, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। यानी q/p आया और इधर केवल √2 आया। क्या आया, √2 आया, ठीक है ना। तो p/q देखिए, p/q बराबर √2 है तो √2 बराबर हम लोग p/q भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। p/q लिख सकते हैं, सॉरी q/p बराबर √2 है तो √2 बराबर q/p लिख सकते हैं ना, q/p। देखिए √2 बराबर q/p और देखिए q और q भी इंटीजर है, p भी इंटीजर है ना। और इन दोनों, ठीक है, तो q/p मतलब इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। और इंटीजर क्या होते हैं, रैशनल नंबर। तो यहाँ लिखेंगे हियर
P एंड Q आर इंटीजर, P एंड Q आर इंटीजर्स, P और Q क्या है, इंटीजर्स है। एंड ठीक है ना, देन तब हम लोग कह सकते हैं, देन वी कैन से दैट P by Q इज रैशनल नंबर, P by Q क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है ना, P by Q क्या है, रैशनल नंबर है। जब P Q, ठीक है ना, Q by P, ठीक है ना, Q by P क्या है, इंटीजर है, Q भी इंटीजर है, P भी इंटीजर है, इसका मतलब Q by P क्या है, एक रैशनल नंबर हो गया। तो यहाँ लिखे हैं हियर P एंड Q आर इंटीजर, यहाँ P और Q क्या है, इंटीजर है। देन वी कैन से दैट, ठीक है ना, तब हम लोग कह सकते हैं Q by P इज रैशनल नंबर। ठीक है ना, कि क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, अब देखिए √2 बराबर, देखिए √2 बराबर Q by P है और Q by P क्या है, रैशनल नंबर। इसका मतलब √2 भी क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि √2 खुद रैशनल नंबर के बराबर है, तो हम लोग √2 को कह ही सकते हैं कि √2 क्या है, रैशनल नंबर है। √2 क्या है, रैशनल नंबर है। अब देखिए सबसे पहले आपने क्या प्रूफ किया था, √2 को, √2 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। √2 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। बट हमारा यहाँ आ रहा है √2 इज रैशनल नंबर। ठीक है ना, एक जो सच्चाई है वो क्या है कि √2 इरेशनल नंबर होता है और यहाँ पर आ रहा है √2 रैशनल नंबर है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो गलत कर रहा है, विरोध कर रहा है किसका, √2 का, कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इसी चीज को इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो दिस मतलब यह स्टेटमेंट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट the fact that, ठीक है ना, √2 is irrational, √2 क्या है, इरेशनल है। इसको गलत कर रहा है ये वाला स्टेटमेंट। अच्छा, ये जो विरोधाभास आ रहा है, एक बार आ रहा है कि √2 रैशनल नंबर है, बल्कि सच्चाई यह है कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ जो विरोध हो रहा है, विरोधाभास आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, क्यों, क्योंकि हम लोग 1/√2 को रैशनल नंबर मान लिए थे। 1/√2 को क्या मान लिए थे, रैशनल नंबर। इसी वजह से ये दो स्टेटमेंट एक दूसरे का विरोध कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज बाय, ठीक है ना, assuming that, this contradiction arises by assuming that, क्या मान लेंगे, assuming that, ठीक है ना, 1/√2 is irrational number। 1/√2 क्या है, रैशनल, 1/√2 क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है ना, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रहा था, क्योंकि हम लोग माने थे कि 1/√2 क्या है, रैशनल नंबर है। इसका मतलब हमारा जो एजम्पशन था वो क्या था, गलत था। सो आवर अजम्पशन इनकरेक्ट, सो आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। इस तरह से हमारा एजम्पशन जो हो गया वो गलत हो गया। मतलब 1/√2 जो हम माने थे कि रैशनल नंबर है वो इनकरेक्ट हो गया। जब 1/√2 रैशनल नंबर है ही नहीं तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। हेंस ठीक है ना, हेंस क्या मानेंगे, हेंस 1/√2, हेंस
1/√2 इज इरेशनल। इस तरह से 1/√2 क्या हो गया, इरेशनल। और ये हमारा 1/√2 साबित हो गया कि 1/√2 क्या है, इरेशनल नंबर है।